Hello everyone. So in this video we are going to cover the various services that you are supposed to fill in your form. तो देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास हैं और प्रेफरेंसेस किस किस तरीके से दी जा सकती हैं। इन दिस वीडियो कोई एक सर्विस प्रेफरेंस मैं आपको एक ऑर्डर नहीं बताने वाला हूँ, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू चूज। वो आपको कोई और नहीं बता सकता, अगर कोई बताएगा तो वो अपने हिसाब से आपको बताने वाला है। तो यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे, जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देन यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा सर्विस टाइप ऐसा है जो ज़्यादा सूट करता है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से सर्विस प्रेफरेंस बननी चाहिए। कोई और अगर आपको बताता है तो डेफिनेटली हर कोई आपको बता ज़रूर सकता है, लेकिन वो अपने तरीके से आपको सर्विस प्रेफरेंस जो है वो बताना पसंद करेगा, फिर अपने तरीके से बताएगा। हो सकता है जो सर्विसेज उसे पसंद हो, लेकिन नॉट नेसेसरी वो सर्विसेज आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे या ना करे। तो यहाँ पर हम हर सर्विस जो है उसमें किस तरीके का काम रहता है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, उसे कोशिश करेंगे कवर करने की। एट द सेम टाइम कहाँ-कहाँ पर कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देन यू विल जज ऑल दीज़ सर्विसेज एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक अप योर माइंड कि ओके वेदर आई वांट टू गो फॉर सर्विस ए, बी, सी, डी व्हाटएवर द केस मे बी। ओके, सो जब हम बात करते हैं हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और 3 ऑल इंडिया सर्विस हमारे पास है। हमारे पास आईएएस है, आईपीएस है एंड आईएफओएस। जो 4एस सर्विस है वो हमारे पास, ये 3 सर्विसेज हैं। और इसमें भी आईएएस एंड आईपीएस जो है इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। देन हमारे पास ग्रुप ए में सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कुछ 18 के आसपास। और इसमें आपके पास सर्विसेज आ जाती है, फॉरेन सर्विस आ जाती है, इसमें रेवेन्यू सर्विस में जो कस्टम है, इनकम टैक्स है, दोनों आ जाती हैं इसके अंदर। देन आईएएस ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की काफ़ी डिमांड रहती है, ये आ जाती है। फिर इंडियन रेलवे सर्विस जो है ये भी इसमें आ जाती है। देन देयर आर सो मेनी अदर अकाउंट सर्विसेज। डिफेंस अकाउंट्स है, फिर डिफेंस के अंदर डिफेंस एस्टेट भी है। बहुत सारी सर्विसेज जो है आपकी ग्रुप ए के अंदर आ जाती हैं। फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें है ग्रुप बी सर्विसेज, जिसमें आपकी दानिक्स दानिप्स जैसी सर्विसेज आ जाती हैं। और इसमें फिर आपके पास पीसीएस जो आपकी पौंडीचेरी सिविल सर्विस है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस है, एएफएचक्यू जो है, जो आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर को मैनेज करने वाली सर्विसेज है, वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस है, हमारे पास ग्रुप ए सर्विसेज हैं एंड देन हमारे पास ग्रुप बी सर्विसेज हैं। तो देखेंगे कि हर जगह पर वर्क प्रोफाइल क्या रहता है और किस किस तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। वैसे एक मैं आपको थंब रूल बता देता हूँ, जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं यहाँ पर, इन सर्विसेज के अंदर यूजुअली आप देखेंगे इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आपको जो एक्सपोजर है वो भी ज़्यादा मिलता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बिकॉज एक्सपोजर ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और जो लोगों से इंटरेक्शन है वो भी इसमें ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए वन बाय वन सर्विस, अलग अलग सर्विसेज को कवर करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा वर्क एरियाज है। सबसे पहले आपकी आई ए एस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब देखिए ये यहाँ पर तो बताने की जरूरत नहीं है, यू नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस सर्विस इज, बिकॉज आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है उसी को ही इस सर्विस से जाना जाता है। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम जो है वो इसी सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, बिकॉज मोस्ट द पीपल दे फिल दिस सर्विस एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क प्रोफाइल में जो पोस्टिंग्स होती हैं उसमें डीसी डीएम बनते हैं आफ्टर द फर्स्ट प्रमोशन। और इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम रहता है। इट मीन्स जो आपके लेजिस्लेचर और द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं, आपका काम है उसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, और ये काफ़ी आप कह सकते हैं इन पोजीशंस के साथ डीएम या फिर कहें डीसी, जो नॉमेनक्लेचर अल्टरनेटिवली यूज होता है, इन पोजीशन के साथ काफ़ी ज़्यादा चार्म जो है वो जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे पोजीशन हाई अथॉरिटी की है, मैंने आपको बताया था पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा है, विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहने वाली है, डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है गवर्नेंस का एंड डेवलपमेंट का इसके अंदर, और प्रमोशन भी आपके काफ़ी तेज़ी से होते हैं। पर अब क्योंकि कुछ एडवांटेजेस होंगी तो फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी रहने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिकॉज़ यहाँ पर लाइफ़ में कुछ एडवांटेजेस आपको मिल रही हैं, तो उसका कुछ प्राइस जो है वो भी आपको पे करना पड़ता है। पहला प्राइस तो आपने पे किया बाय बीइंग देयर इन द टॉप 100 कैटेगरी, क्योंकि टॉप 100 में जब आप थे तब आपको आईएएस जो है वो मिल गया यहाँ पर। इसके साथ-साथ जो कॉस्ट है, वो यहाँ पर पे करने का टाइम है जब पोज़ीशंस आपको मिल जाती हैं, वो है यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज़ यू आर मैनेजिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हाई स्ट्रेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं इसके अंदर। वैसे ऐसा काफ़ी सारे ग्रुप ए सर्विसेज में भी रहने वाला है, वो हम देखेंगे। लेकिन हाँ, जब हम कुछ पोज़ीशंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली व्हेन यू आर मैनेजिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, तो फिर वहाँ पर तो इट इज़ लाइक अ 24/7 जॉब। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, यू नीड टू बी रेडी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आप मैनेज कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में फिर आपके एमएलएज़ भी होंगे, एमपीज़ भी हो सकते हैं, और फिर कहीं न कहीं अगर सब चीज़ें सही जाती हैं उनके साथ, एक
आप कह सकते हैं कोऑपरेशन बना रहता है, तो ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ मामलों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी देखने को मिले। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज़ कंसिडर्ड एज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस। रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, बिकॉज़ द पोज़ीशंस वी हैव सर्टेन मेरिट्स एंड बट सर्टेन कॉस्ट्स आर आल्सो अटैच्ड टू इट। देन इंडियन पुलिस सर्विस आती है। इसमें वर्क प्रोफाइल में देखेंगे अनदर ऑर्डिनरी सर्विस है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम जो है वो ज़्यादा किया जाता है। इसमें पुलिस फोर्सेस आप जैसे जानते हैं पोस्टिंग होती है एंड आगे जाकर जो सीबीआई है, एनआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन एजेंसीज में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो हमारी सीएपीएफ जो एक दूसरा एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वहाँ पर भी जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस होती हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स को मिलती है। तो जितने इस तरीके के जो आपके सिक्योरिटी साइड के जितने भी पोजीशन है, डेप्यूटेशंस हैं, वहाँ पर आईपीएस जो है वो रहते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम आईएएस की बात करें तो सम ऑफ द बेस्ट डेप्यूटेशंस आर अवेलेबल और आर गिवन टू आईएएस। लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आईएएस की और बेस्ट ऑफ द डेप्यूटेशंस इनको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरिट में हाई लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लॉ एनफोर्समेंट का काम मिलता है, प्रेस्टिजियस पोजीशंस आपको नेशनल एजेंसीज़ के अंदर मिलते हैं। बट अगेन जैसी जो डिसएडवांटेजेस या कहें डीमेरिट्स, ऐसे तो कहा जाएगा कि डीमेरिट्स नहीं अपने आप में ये कॉस्ट है। हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ती है। सो दिस इज़ द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू लाइक पे। सो यहाँ पर भी क्या है हाई स्ट्रेस जॉब है, फिजिकल रिस्क रहता है क्योंकि कई बार राइड्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आपको सिचुएशन को मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो भी यहाँ बना रहता है बिकॉज़ वंस अगेन यू आर इन अ डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में नेता भी होंगे, आप भी होंगे और फिर कहीं न कहीं अगर कोऑपरेशन रहता है तो ठीक है, सब चीज़ें आसानी से चलेंगी लेकिन हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो तीसरी ऑल इंडिया सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस, इनकी बात करते हैं। अब यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस जो है कंपैरेटिवली अगर आप खुद देखें, आईएएस, आईपीएस के बारे में सुनने को तो काफ़ी मिलता है, लेकिन आईएफओएस, फॉरेस्ट सर्विस के बारे में सुनने को कम मिलता है। तो कहीं से समझ में आ जाता है यहाँ पर कि जब हम जो पब्लिक इंटरैक्शन की बात कर रहे थे, वो ना के बराबर है, ठीक है? एट द सेम टाइम यहाँ पर विज़िबिलिटी की बात करते हैं, तो विज़िबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के नहीं होने के अपने फ़ायदे भी हैं, जो हम यहाँ पर देखेंगे और ये हर सर्विस में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि विज़िबिलिटी कम है, पब्लिक इंटरैक्शन कम है, तो कहीं न कहीं फिर आपको टाइम मिल जाएगा अपने लिए और वर्क लाइफ बैलेंस आप आसानी से कर पाएँगे, जैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसमें मेन काम जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज़्ड है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, पुलिस रिलेटेड काम है, लेकिन अलग-अलग एजेंसीज़ में आपकी पोस्टिंग होगी तो डाइवर्सिटी बनी रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के अंदर तो आपको मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया का हर वो काम करना पड़ सकता है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है एक सिविल सर्वेंट से, तो डाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट पॉलिसीज तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड आप कह सकते हैं स्पेशलाइज तरीके का काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फील्ड ओरिएंटेड वर्क आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहेगा, आप दूर दराज के एक एरिया के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहाँ पर जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम आपको मिलने वाला है। इसी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि जो पोस्टिंग्स है वो सिटी पोस्टिंग्स ना हो, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा बिकॉज़ यहाँ पर आपको कहीं न कहीं जंगलों को कंज़र्व करना है, तो फिर पोस्टिंग्स जो है वो कुछ उसी तरीके की रहने वाली है। लिमिटेड स्कोप रहता है पॉलिसी मेकिंग का बियॉन्ड एनवायरमेंटल इश्यूज़, फील्ड पोस्टिंग जो है रिमोट एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ये कुछ लोगों के लिए डिमेरिट्स हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो तभी मैंने कहा कि आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे डीमेरिट लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये डीमेरिट ही है। हो सकता है आपको ये चीज़ पसंद हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है कुछ लोगों को मज़ा आता हो इसके अंदर। दे फाइंड सम प्लेज़र आउट ऑफ इट कि मुझे तो अच्छा लगता है जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है बिकॉज़ दैट चैलेंजेस मी। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को ज़्यादा काम करना है, अपने काम में एब्ज़ॉर्ब होना पसंद हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों को एडवेंचरस जॉब्स पसंद आती है, सर्विसेज़ पसंद आती हैं। तो यहाँ पर यू हैव टू टेक इवन द डीमेरिट्स विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है रिमोट एरियाज़ के अंदर रहना पसंद है, तो उनके लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। नाउ दिस इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। पहली 3 सर्विसेज़ जो हमने कवर करी है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस, वो तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज़ है। अब हम आ गए हैं ग्रुप ए सर्विसेज़ के अंदर। फॉरेन सर्विसेज़ जो है यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल जो है इन मोस्ट केसेस फॉरेन कंट्रीज़ में पोस्टिंग होती है, लेकिन हाँ, इसमें मैंने अपने बैचमेट्स को देखा है कुछ तो दिल्ली के अंदर भी पोस्टिंग लोगों को मिल जाती है, ठीक है। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि जब लोग फ़ॉरेन सर्विस भरते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ये सोच के भरते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है वो यूरोप में होने वाली है, यूएस में होने वाली है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर भी हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पर भी पोस्टिंग्स हो सकती हैं और उसमें कहीं न कहीं काम तो आपका यही रहने वाला है कि आपको इंडिया का जो एजेंडा है, वो आपको वहाँ पर कहीं न कहीं आगे लेकर जाना है, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ सोच कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए क्योंकि पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द एम्बेसीज़ एंड द कॉन्सुलेट्स एंड इवन इन द इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन। जैसे कुछ बैचमेट्स हैं, जब भी यूएन की समिट होती है, तो वहाँ पर मैंने उनको उनके जो
स्टेटमेंट्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर वीडियोज़ में आते हैं, वो बताए जाते हैं। तो वो भी मैंने सुने हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में या फिर अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट में भी बोले हैं। टेररिज़्म के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वहाँ पर उनको देखकर काफ़ी प्राउड फ़ील होता है कि जो आईएफएस बैचमेट्स हैं, वो यूएन की कोई समिट में बैठकर कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करने का मौका मिलेगा। मेरिट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल एक्सपोज़र, डिप्लोमैटिक प्रिविलेजेस आपको मिलती हैं। लुक्रेटिव पर्क्स होते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी पोस्टिंग यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, तो वहाँ पर फिर उनके ही लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पर्क्स डिसाइड किए जाते हैं। लॉन्ग पोस्टिंग अब्रॉड होती है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक जो रोल है आपका और जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो सकता है, फैमिली से हो सकता है दूर रहना पड़े। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की, काफ़ी प्रेफर्ड सर्विस होती है लेकिन हाँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको ये जितनी भी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, मैं आपको किसी रैंक में नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आईएएस है तो आईएएस को फिल करना है, फिर आईपीएस को फिल करना है, नहीं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने जो अपना फॉर्म फिल किया था तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आईएएस को फिल किया था, आईएएस को, उसके बाद आईपीएस को और उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज को, और काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से ही फिल करते हैं। ये मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी, सेकंड प्रेफ़रेंस और ये थर्ड प्रेफ़रेंस। अब ये इस वजह से भरा गया था क्योंकि सीनियर्स ने इसी तरीके से गाइड किया था। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अभी अपने बारे में भी सोचना है कि मुझे या मेरी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। अगर मुझे तब थोड़ी-सी नॉलेज होती, तो मैं किस तरीके से भरता, मैं अपनी पर्सनैलिटी को देखता, मैं सर्विसेज़ को देखता और मैं यहाँ पर आईपीएस को पहले भरता। ठीक है? फिर मैं आईएएस को भरता और फिर मैं रेवेन्यू सर्विस को भरता। ठीक है? और ये भी हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा-सा और इंट्रोस्पेक्ट करता, तो मैं यहाँ पर पहले सारी यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ भरता, क्योंकि मुझे फ़ील्ड जॉब यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ को सर्व करना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर सकता था या फिर ये तीनों भी दे सकता था। क्योंकि फ़ॉरेन में मतलब सर्व करने का मेरा कोई इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं और अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर इवन दो डेस्क जॉब मिल रही है, लेकिन कम से कम आप अपने देश में रहकर ही काम करें। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को देश के बाहर जाकर भी जो काम करना है या फिर भारत के लिए काम करना है, वो पसंद होता है। वो भी अच्छी बात है, वो भी यहाँ पर भरा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको पसंद क्या है। ऐसा नहीं हो कि किसी के कहने पर आपने सर्विस भर दी, फिर आप उसी सर्विस के साथ ही कहीं न कहीं स्टक होके रह गए। क्योंकि ये होता है, आप cadre का तो आपका फिर भी चेंज हो सकता है। देयर आर सो मेनी वेज़ टू चेंज द cadre, बट जब हम बात करते हैं सर्विसेज़ की, सर्विसेज़ चेंज नहीं होती। अगर आप आईपीएस के लिए चुने गए हैं तो फिर आप उसी सर्विसेज़ में रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आप फॉरेन सर्विस के लिए चुने गए हैं तो फिर वो सर्विस चेंज नहीं होगी आपकी। अगर आप रेलवे सर्विस के लिए चुने गए हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। डेपुटेशन के लिए आप जा सकते हैं, आपको डाइवर्सिटी मिल सकती है अपने काम के अंदर, लेकिन सर्विस एक बार जो आपको अलॉट हो जाती है, वो फिर चेंज नहीं होती है। जैसे हमारे ही बैच में एक बैचमेट थे, उन्होंने उनका काफ़ी अच्छा रैंक था, 200 समथिंग रैंक था और उनको जो सर्विसेज़ वो चाह रहे थे, वो मिल सकती थी। लेकिन शायद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी सर्विसेज़ उन्होंने ऊपर भर दी और बाद में उनको लगा कि मेरे को तो कोई और अच्छी सर्विस मिल सकती थी और बाद में फिर वो चेंज नहीं हुआ। ये एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो तो मैंने एथिक्स क्लासेस के अंदर भी आपसे शेयर किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईसीएएस। अच्छा, पहले हम ऑडिट एंड अकाउंट्स करते हैं। एक्चुअली अब हम सारी अकाउंट्स की सर्विसेज़ भरेंगे। एक बार इसे डिस्कस करेंगे, भरेंगे नहीं मतलब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट काम जो है मिलता-जुलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपको ऑडिट एंड अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट सर्विस आईसीएएस भरनी है और फिर आपको आईडीएस भरनी है और फिर आईआरएस भरनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको खुद डिसाइड करना है, मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दे दूँगा। लेकिन हाँ, लोग आईएएस भरते हैं, इसके बाद फिर रेलवे सर्विसेज़ को भरते हैं। ये अमूमन देखा गया है, लार्जली नंबर वाइज़ जाए तो। तो यहाँ पर ये चारों सर्विसेज़ का नेचर एक जैसा है, इसलिए मैंने इनको क्लब किया और आपको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर देखो, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस कौन भरना चाहेगा या फिर आईसीएएस जो सिविल अकाउंट्स है, डिफेंस अकाउंट्स है, रेलवे अकाउंट है, वो कौन भरना चाहेगा? वो ऐसे ही लोग भरेंगे जिनका कहीं न कहीं इन एरियाज़ में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपका अकाउंट्स में ज़ीरो इंटरेस्ट है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स। आपका, मैं ये नहीं कह रहा अकाउंट्स में नॉलेज ज़ीरो है। नॉलेज ज़ीरो होना, इंटरेस्ट ज़ीरो होना 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। नॉलेज ज़ीरो है कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। ट्रेनिंग होती है इसी वजह से और इसलिए वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। आपको सीए के बराबर की नॉलेज दे दी जाती है उन 2 सालों की ट्रेनिंग के अंदर। तो यहाँ पर नॉलेज ज़ीरो है, वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। नॉलेज में तो सबको, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, उनको सिखा दिया जाएगा ये सारा कुछ और सीखना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है और फिर आप ऑडिट अकाउंट्स में चले जाते हो या फिर आप सिविल अकाउंट्स में चले जाते हो, डिफेंस अकाउंट्स में या रेलवे अकाउंट में चले जाते हो, तो जब आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कैसे 30 साल उस काम को करोगे? क्योंकि मोर और लेस काम तो अकाउंट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम है ऑडिटिंग का अकाउंट्स के साथ-साथ। ठीक है? ऑडिटिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स, यहाँ पे जो सीएजी वाला काम होता है, वो करने को मिलेगा। लिमिटेड पब्लिक इंटरफेरेंस रहेगा। एक्सपोज़र कम है, तो यहाँ पर आपको जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो भी ना के बराबर देखने को मिलेगा। डेस्क ओरिएंटेड जॉब एक डीमेरिट इसका हो सकता है और लोअर विजिबिलिटी देन आईएएस, आईपीएस, मैं इसको भी कहीं न कहीं डीमेरिट नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि विजिबिलिटी कम होती है, तो आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तो फिर आप कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया पे एक तरीके से अपना
ऑरा या इमेज क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर, यहाँ पर हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन हो सकता है। इसमें जब हम ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की बात करते हैं, काम कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पर आप आ जाइए, मैनेजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, बजट प्लानिंग, ठीक है? वही सभी चीज़ें। यहाँ पर आ जाइए, डिफेंस और जो आपका रेलवेज़ होता है, वो तो एक जैसे चलता है क्योंकि डिफेंस के पास अपनी हर चीज़ है। इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड भी है, अपनी पुलिस है, अपना एस्टेट है, सब चीज़ें हैं इनके पास। उसी तरीके से रेलवेज़ के पास भी अपनी पुलिस है, अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, अपना टेलीकॉम है, ये सब चीज़ें इनके पास भी अपनी हैं। और रेलवे का तो पहले बजट भी अलग आता था, अगर आपको याद हो तो, फिर बाद में मर्ज हो गया। तो यहाँ पर इनके अपनी-अपनी अकाउंट सर्विसेज़ हैं, तो वो काफ़ी स्पेशलाइज़्ड है। ये डिफेंस के अकाउंट्स को मैनेज करेंगे और ये लोग रेलवेज़ के अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, ठीक है? यहाँ पर पावर होती है, बिल्कुल रेलवेज़ की अगर बात करें तो, ये ही वो लोग हैं जो हर फाइल को वेट करते हैं अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से कि ये खर्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा तो ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ ये जो जॉब्स हैं, ये जो पोज़ीशंस हैं, ये किस तरीके की रहने वाली हैं, ये डेस्क जॉब्स रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सपोज़र एंड कह सकते हैं कि जो इंटरैक्शन है लोगों से ना के बराबर होगा, विज़िबिलिटी कम होगी, लेकिन हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पर आसानी से मिलने वाला है। ठीक है? तो अगर आप अकाउंट्स को एन्जॉय करते हैं और अगर कहीं न कहीं वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखना चाहते चाहते हैं, तो ये सर्विसेज़ इनमें से कोई भी सर्विसेज़ जो आपको अच्छी लगे, डिफेंस, रेलवेज़, ऑडिट एंड अकाउंट्स और या फिर आपका सिविल अकाउंट्स, ये आप पिक कर सकते हैं। ये आप अपने रैंकिंग्स में हायर रैंकिंग्स में रख सकते हैं। फिर आते हैं आपके पास आईआरएस आईटी। वैसे इस सर्विस को आईटी और कस्टम को जितनी भी अकाउंट सर्विसेज़ हैं, उनसे ऊपर भरा जाता है। बट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पर जितने भी सर्विसेज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो एक रैंक में नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ क्लब करके कि कौन-कौन सी मिलती-जुलती सर्विसेज़ हैं, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड एक्साइज़, यहाँ पे जैसे जीएसटी होती है। तो हम लोगों के टाइम पे आई रिमेंबर 2010-11 के आस-पास जो आईटी था, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। इवन आई रिमेंबर 2015 में मेरे बैच में भी बहुत सारे लोगों ने आईटी को ऊपर भरा था और फिर जीएसटी का नंबर आया था, ठीक है? लेकिन जीएसटी कहें तो उस टाइम पे कस्टम एंड एक्साइज़ का नंबर आया था। लेकिन जैसे-जैसे जीएसटी जो है, आप देख रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो लोग अब जीएसटी को इनकम टैक्स से ऊपर भरते हैं। बट अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि इस चीज़ पे मत जाइए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उससे परेशानी होगी आगे जाकर आपका। आप देखिए, अगर आपका इनकम टैक्स या आपका टैक्स फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप देखिए कि जीएसटी के अंदर क्या है और इनकम टैक्स में क्या है। मुझे कौन-सा एरिया जो है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मैं कहाँ पर ज़्यादा खुश रह पाऊँगा, मैं कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा, ठीक है? जीएसटी में फिर आपको यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाती है, कस्टम के अंदर जो पोस्टिंग होती है, वो एक इसकी अलग से अट्रैक्शन है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अलग-अलग पोज़ीशंस, अलग-अलग सर्विसेज़ के अंदर अलग-अलग एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको ही आपको देखना है और फिर ये देखना है कि मुझे ये सूट कर रहा है कि नहीं। जब हम आईटी की बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन इनटू टैक्स इवेजन केसेस ये आता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर होती है, हाँ, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को टच किया जहाँ पर उसका पॉलिटिकल बैकिंग अच्छा खासा है, तो हो सकता है कुछ मामलों में थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी जब हम आईएएस, आईपीएस से कंपेयर करते हैं वो कम होती है, लेकिन हाँ, वंस अगेन यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की अपॉर्च्युनिटीज़, नए-नए इनिशिएटिव्स लाने की अपॉर्च्युनिटीज़, टैक्स एनफोर्समेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ एंड वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस एरिया अलग है। वहाँ पर वो इनकम टैक्स से डील कर रहे थे, दे आर डीलिंग विद द जीएसटी लार्जली। और दोनों ही जगह पर अगर हम बात करते हैं, पोस्टिंग्स मेजर सिटीज़ के अंदर ही होते हैं क्योंकि ऑफिसेज़ वहीं पर हैं ज़्यादातर और वर्क लाइफ बैलेंस आपको सिटी के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है। देन आप बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज़ की जिसकी डिमांड आज के टाइम में तो कम है, लेकिन हाँ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड और उसके इमीडिएटली बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमें पोस्टल सर्विसेज़ जो थी इसका काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर भी पोस्टल एरिया के अंदर आ रहा है, कोरियर सर्विसेज़ आ गई, तो ज़्यादा कुछ पोस्टल के पास बचा नहीं है। लेकिन हाँ, जब कुछ नहीं बचता है तो एक चीज़ आपके पास बचती है, वो है अपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर रिकॉग्निशन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। करियर प्रोग्रेशन ठीक-ठाक रहता है इसके अंदर बट अगेन बैलेंस वर्क लाइफ एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा और आपको लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने के लिए। देन आते हैं रेलवे ट्रैफिक सर्विस। अब रेलवे में हमारे पास 3 सर्विसेज़ हैं। रादर वैसे देखा जाए तो 4 है लेकिन आईआरपीएफ को थोड़ा-सा अलग से काउंट किया जाता है। आईआरटीएस है, आईआरपीएस है, आईआरएएस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो हमारे पास मेजरली बची रेलवे ट्रैफिक सर्विस एंड रेलवे पर्सन सर्विस। सो रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो है आपकी, ये इसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं। एक होता है ऑपरेशन का और एक होता है कमर्शियल। कमर्शियल जो है लार्जली डेस्क जॉब है, जिसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कैसे रेवेन्यू कमाया जाए, रेलवे कैसे पैसे कमाए, वो सारा कमर्शियल के अंदर आता है।
ठीक है? आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। स्टेशन के ऊपर भी अलग-अलग लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं। उन्होंने अलग-अलग शॉप्स जो है स्पेस उनको मिला होता है, वो सारा कमर्शियल के अंदर आता है। ऑपरेशन में होते हैं ट्रेन का ऑपरेशन, ट्रेन को चलाना कैसे है? कौन-से ट्रैक पे चलाना है? कहाँ से चलाना है? कौन-सी नई ट्रेन लानी है? ये सारा जो है रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज़ के काम में आता है। तो आप कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सर्विस है, ठीक है? और रेलवे का ऑपरेशन, ट्रैफिक, कमर्शियल सर्विसेज़ ये मैनेज करना होता है इनको। और यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती है लीडरशिप की वो अच्छी खासी होती है। नेशन वाइड एक्सपोज़र मिल जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये तो अमूमन हर सर्विस में आपको देखने को मिल जाएँगे, नॉट नेसेसरिली रिलेटेड टू दिस। ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन चलाना, अब जैसे कुंभ के टाइम में ट्रेन चलाना, यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर जो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होंगे मतलब रेलवे ट्रैफिक सर्विस के जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं, वो दिन-रात यहाँ पर काम कर रहे हों। क्योंकि ट्रेन 24 घंटे चलती है, ट्रेन को चलाने का काम 24 घंटे का है, फील्ड जॉब भी इनकी रहती है, तो इनका काम काफ़ी टफ रहता है। कमर्शियल कहीं न कहीं पर्सनली मुझे लगता है कंपैरेटिवली जितना मैंने इंटरैक्ट किया है, वो कंपैरेटिवली ईज़ी रहता है। ऑपरेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन हाँ, दोनों में से कुछ भी पोज़ीशन आपको दी जा सकती है। हो सकता है कि आपको 2-3 साल के लिए ये काम दिया जाए, 2-3 साल के लिए कमर्शियल में काम दिया जाए। पर्सनल सर्विस है, जो कि एचआर मैनेजमेंट का काम होता है, जिसमें आप देखते हैं कि किसका ट्रांसफ़र करना है, कहाँ करना है और इसके अलावा जितने भी एचआर रिलेटेड टास्क्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर है। कूल जॉब मानी जाती है काफ़ी, पीपल सेंट्रिक रोल है, लोगों से इंटरैक्शन ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर रहता है इसके अंदर, लेकिन हाँ, विज़िबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर सर्विसेज़, लेकिन उसके साथ-साथ वर्क लाइफ बैलेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर हम आते हैं ट्रेड सर्विस के अंदर, मेन काम फॉरेन ट्रेड नेगोशिएशन ये सब करना होता है। एक्सपोज़र रहता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ग्लोबल फोरम। लेकिन क्योंकि हम ट्रेड की बात करें तो काफ़ी स्पेशलाइज़्ड एरिया ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ, डेप्यूटेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ठीक-ठाक इसमें मिल जाती हैं। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस जो है, यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चला ऐसा नहीं है कि आप लॉ बैकग्राउंड के होंगे तो ही आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो यू विल बी एबल टू मैनेज द कंपनीज़ अफेयर्स, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना, ये सब चीज़ें इसमें आएँगी। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आईसीएलएस एक अच्छी सर्विस आपके लिए हो सकती है। की रोल जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इकोनॉमिक रेगुलेशन, वो आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सिस्टम से एक्सपोज़र आपका बढ़ेगा। अ, हो सकता है कि सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी मार्केट्स को लेकर भी आपको आगे जाकर कोर्सेज़ करने पड़ें। और वो अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। विज़िबिलिटी लिमिटेड है, जैसे बहुत सारे लोगों ने तो आईसीएलएस का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर विज़िबिलिटी कम है, बट उसके साथ-साथ जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताई थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, वो आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस आती है, जहाँ पर क्रिएटिव लोग जो हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मीडिया के पास उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे जाए, मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन कैसे जाए, वो सारा काम इसमें आता है। काफ़ी क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट रहता है, मीडिया पर्सनल के साथ आपका इंटरैक्शन होता रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रोल फिर यहीं तक ही लिमिटेड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा और लार्जली इट इज़ अ डेस्क जॉब के तरीके से फिर आपको इसे देखना पड़ेगा। इसके बाद आती है हमारे पास डिफेंस एस्टेट सर्विस। जैसे यहाँ पर एस्टेट लिखा है, मैंने आपको बताया था कि द लार्जेस्ट लैंड लॉर्ड ऑफ द कंट्री डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा। और इनके एस्टेट को मैनेज करने के लिए भी इनको सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग लोकेशंस पे डिफेंस के अपने कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, उनको मैनेज करना, लैंड को मैनेज करने का काम जो है डिफेंस एस्टेट सर्विस के अंदर आता है। पब्लिक इंटरेक्शन आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर ना के बराबर होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ना के बराबर होगा, विजिबिलिटी भी ना के बराबर होगी और इसी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस आपको अपने लिए टाइम यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और करियर प्रोग्रेशन कंपैरेटिवली स्लो रहती है। वैसे जितना फीडबैक मुझे मिला है, तो उसमें ये भी रहता है कि रेलवेज़ के अंदर भी कहीं न कहीं जैसे आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब यूपीएससी, सीएसई से लोग जाते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ से भी आते हैं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन सा जो है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बना रहता है। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि जो डोमिनेशन है वो सिविल सर्वेंट्स की, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो क्रैक करके आते हैं उनकी रहती है। डिफेंस के अंदर भी जो डिफेंस के अपने ऑफिसर्स होते हैं, फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ, जो मेजरली वेटेज दिया जाता है वो डिफेंस के ऑफिसर्स को दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन आईआरपीएफ जो है, एक और सर्विस हमारे पास है। रेलवेज़ की एसेट्स को और पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम इनका। आपने देखा होगा कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे 2 तरीके की पुलिस होती है। नेक्स्ट टाइम आप जाएँ तो उनके शोल्डर पे जो बैच होता है वो देखिएगा। अ, एक जगह पे लिखा होगा आरपीएफ, एक जगह पे लिखा होगा जीआर। तो एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो कहीं न कहीं जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी पुलिस होती है वही है, उसी का एक एक्सटेंशन है। और ये रेलवे की अपनी पुलिस है। ये रेलवे की पुलिस नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस का एक्सटेंशन है। ये आरपीएफ जो है ये क्या है? दिस इज़ प्योरली द रेलवे पुलिस। मेन काम क्या है? पैसेंजर, रेलवे की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी देना, लॉ एनफोर्समेंट एक्सपीरियंस, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी खासी मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि जहाँ पर भी यूनिफ़ॉर्म सर्विस आएगी वहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिज़िकल डॉन्टिंग टास्क होंगे, चैलेंजिंग टास्क होंगे और हो सकता है कि
आपको रात को भी काम करना पड़े। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस आया है। लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको एडवेंचरस चीज़ पसंद है, एडवेंचरस सर्विस पसंद है, तो फिर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और यूनिफ़ॉर्म की बात ही अलग होती है, तो वो भी इसमें आपको मिलने वाला है। वहाँ पर भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी सब करने की, ठीक है? तो रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फीडबैक मैंने 2000 आई थिंक 17 में, 16 में, 2016 में मैंने ऑफिसर से नहीं, कुछ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो ग्रुप सी लेवल पे जो लोग सर्व कर रहे होते हैं उनसे लिया था। मैंने उनसे पूछा कि आप आरपीएफ में, आपको जीआरपी में जाने का मौका मिलेगा तो जीआरपी में काम करना पसंद करेंगे आरपीएफ में? तो इनवेरिएबली इन लोगों ने कहा कि आरपीएफ ज़्यादा बेटर है। बट अगेन मेरा सैंपल साइज़ काफ़ी छोटा था, तो कुछ ही लोगों से पूछा था एंड दे ऑप्टेड फॉर आरपीएफ। फिर मैंने उनसे रीज़न भी जानने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि आरपीएफ में कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं स्टेट पुलिस की, वहाँ से काम का जो प्रेशर है, वो कम है और इस वजह से क्योंकि पुलिस के ऊपर वैसे ही प्रेशर काफ़ी रहता है। ऐसे नहीं कि आरपीएफ के ऊपर प्रेशर कम है, कंपेयर टू द अदर पुलिस प्रेशर कम है, लेकिन अगर हम आरपीएफ को कंपेयर करेंगे बाकी सर्विसेज़ से, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सर्विस है तो अपने आप ही प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर आते हैं ग्रुप बी सर्विसेज के ऊपर। ग्रुप बी सर्विस में द लेसर नोन और द लीस्ट नोन सर्विसेज एएफएचक्यूसीएस, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर। अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, हर चीज़ अपनी है, तो यहाँ पर उनको हेडक्वार्टर्स को मैनेज करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो उनको यहाँ पर मिलता है। एक्सपोजर टू डिफेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, स्टेबल प्रेडिक्टेबल करियर होता है। ग्रुप बी सर्विस है तो फिर ग्रुप बी सर्विसेज के अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि करियर प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो हो जाता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो मिलती हैं वो डेस्क ओरिएंटेड रहती हैं और ये उनमें से एक है। हाँ, पुलिस सर्विस होगी तो चीज़ अलग है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर रिकॉग्निशन कम है, बट एट द सेम टाइम आपको जो करियर प्रोग्रेशन है वो भी कम देखने को मिलेगा क्योंकि ग्रुप बी से ग्रुप ए आने में ही आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं, ठीक है? तो आप देखिए ना, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम तो मैंने भी सेम क्रैक किया, लेकिन जस्ट बिकॉज़ मेरे कुछ मार्क्स कम थे या फिर मैंने प्रेफ़र ये किया था, तो मुझे उस ए लेवल तक जाने के लिए भी काफ़ी टाइम लग रहा है, 10 से 15 साल का समय लग रहा है, ठीक है? तो ये एक डिसएडवांटेज रहती है, लेकिन हाँ, कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो आपको दानिक्स में देखने को मिलेगी क्योंकि दानिक्स यू कैन से इट इज़ द it is, you can say, a group B service which is just like the group A service, and group A service in that case is IAS। ठीक है, IAS ग्रुप ए में है, उसी का ग्रुप बी वर्जन जो है वो दानिक्स है। आईपीएस मैं यहाँ पर ये आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर आईपीएस जो है उसी का ग्रुप बी वर्जन जो है वो है दानिप्स। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस में वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स मिलते हैं यूनियन टेरिटरी में, आपको पोस्टिंग मिलती है। दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर आपको पोस्टिंग्स मिलेगी। फील्ड लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन टेरिटरी छोटी है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरे कुछ जो बैचमेट्स हैं दानिक्स में उनसे बात हुई तो जैसे एक बैचमेट है, अब हमें लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल वही पोजीशन मिल जाएगी जो आईएएस को मिली है, मिल सकती है, एसडीएम की पोजीशन आपको मिल सकती है, लेकिन राइट नाउ ही इज मैनेजिंग द जीएसटी ऑफ स्टेट, जो स्टेट का या फिर कहीं यूटी का जो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, ही इज मैनेजिंग दैट। अब देखा जाए तो ये ग्रुप ए में आईआरएस करते हैं क्योंकि आईआरएस के अंदर जो जीएसटी वाला कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज है, तो वो लोग जो है वो देखते हैं जीएसटी वाला पार्ट, तो लेकिन यहाँ पर जो दानिक्स वाले हैं वो भी इस पार्ट को देख रहे हैं। तो आप देखें तो आईएएस वाला काम भी मिल सकता है या फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन का आईआरएस वाला काम है वो भी मिल सकता है। लिमिटेड अथॉरिटी रहती है कंपेयर टू आईएएस, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर थोड़ा सा रोल इनका कम रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ अच्छी इसमें आपको जो देखने को मिलेगी कि जो विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन है, वो इसमें अच्छी खासी है, और कुछ केसेस में तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ए की सर्विसेज से भी ज़्यादा। अगर विजिबिलिटी आपको पसंद है, रिकॉग्निशन आपको पसंद है, अगर वो चीज़ें आपको चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ ग्रुप ए सर्विसेज से ऊपर आप ये भरना चाहें, इसे फिल करना चाहें। चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर? सबसे पहले तो पोस्टिंग यूटी में होगी, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर भी खुश होंगे कि दिल्ली या फिर बाकी यूटीज़ के अंदर मेरी पोस्टिंग हो रही है और मुझे ये ठीक लगता है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो। तो नो इमीडिएट आईएएस रैंक, क्योंकि इसको मिलने में 10 से 15 साल आपको लग सकते हैं। ठीक है? हाई पॉलिटिकल प्रेशर रहता है क्योंकि वही आईएएस वाली पोज़ीशन आपको मिल रही है, तो फिर उसी तरीके के प्रेशर भी रहेंगे क्योंकि रिकॉग्निशन भी तो वैसे ही मिल रही है। लेकिन करियर प्रोग्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली स्लो रहते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं तो ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए है। यूटी में पोस्टिंग होगी, इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कैडर। इसमें आईएएस में आने में 15 से 20 साल का समय लग सकता है, ये डायरेक्टली आईएएस बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, इसमें डीओपीटी आपकी अथॉरिटी होती है। आप इसकी टॉप पोजीशन में जाएँगे तो सेक्रेटरी है, एडीएम है, डायरेक्टर इन यूटी है, और यहाँ पर डीएम चीफ सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरीज़, क्योंकि यहाँ पर आपको इस लेवल तक आने में ही मान लीजिए 15 साल लग गए, तो फिर इसके आगे की प्रोग्रेशन तो 15 साल के बाद शुरू होगी, और मान लो करियर ही 30 साल का है, तो आप यहाँ पर 15 साल आगे जो-जो पोज़ीशन आपको मिल सकती है, वो मिलेगी। लेकिन इनको एक हेड स्टार्ट मिला है 15 साल का, तो ये आगे 30 साल अगर सर्व करेंगे सर्विस के अंदर, तो ये हो सकता है काफ़ी आगे तक पहुँच जाएँ, और हो सकता है क्या यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये काफ़ी आगे तक पहुँच भी सकते हैं।
ठीक है? पुलिस सर्विस की बात करते हैं तो सेम जैसे हमने दानिक्स और आईएएस को कंपेयर किया उसी तरीके से आप दानिप्स और आईपीएस को देख सकते हैं। ठीक है? इसमें भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका मिलता है, स्टेबल पोस्टिंग्स रहती हैं, लेकिन वही है विज़िबिलिटी रहेगी तो फिर अथॉरिटी भी आपकी अच्छी खासी रहेगी। तो दानिक्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उसी तरफ आपके पास 2 और सर्विसेज़ हैं, पौंडीचेरी सिविल सर्विस एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। अब यहाँ पर अगर कोई पौंडीचेरी से ही है, तो उसके लिए तो ये सर्विसेज़ अच्छी रह सकती हैं। अदरवाइज़ फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या इस एक यूटी के अंदर अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, वो फिर आपको लोकेशन बेस्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको पक्का पता ही है कि मुझे तो पुलिस सर्विस ही में ही जाना है, मेरे को लोकेशन मैटर नहीं करती है, मेरे को ग्रुप ए, ग्रुप बी मैटर नहीं करता है, तो फिर दीज़ आर द सर्विसेज फॉर यू, ठीक है? अदरवाइज़ यहाँ पर वर्क एरिया जो है वो थोड़ा-सा या फिर कहें रीजन जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर आपको एक जो रेफरेंस ऑर्डर है ये दिया है, लेकिन मैंने साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि मस्ट नॉट बी फॉलोड। ये तो मुझे जो फॉर्म में कहीं न कहीं मिला, मैंने एज़ इट इज़ कॉपी करके पेस्ट किया कि इस तरीके से आपको भरना होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू टू फिल। अगर मुझे खुद भी भरना होगा तो मैं इस तरीके से नहीं भरूँगा, ठीक है? और ना ही मैं आपको कह रहा हूँ। कहीं से भी कॉपी मत करिएगा क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लाइफ़ में ये एक वो चीज़ है जो अगर आपको एक बार सर्विस मिल जाएगी तो चेंज नहीं आप कर सकते। आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, आपका अच्छा रैंक आया और हो सकता है कि आपको अम, आई आरएएस मिल गया, ठीक है? और इसके नीचे आपने भरा था मान लो आईआरपीएस, ठीक है? ये आपको मिल गया। लेकिन फिर आपको ये समझ में आया जॉइन करने के बाद कि मेरे को तो अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है, आई डोंट एन्जॉय इट, मुझे तो एचआर पसंद है। तो मिल तो आपको ये भी सकता था उसी रैंक में, लेकिन क्योंकि आपने प्रेफ़रेंस इस तरीके से दी थी, इस वजह से आपको नहीं मिला, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बार सर्विस मिलेगी तो फिर दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू अपीयर इन द एग्ज़ाम अगेन, ठीक है? और फिर दोबारा से एग्ज़ाम देना जो है वो कहीं न कहीं आप खुद ही देखेंगे कि वो प्रॉब्लमैटिक रहता ही है। तो जब भी आप भरें सर्विसेज़ को बिल्कुल ध्यान से भरें, रात में मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है। सो जब भी कुछ 4-5 पॉइंट्स जो है मैं आपको बताता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो है इंटरेस्ट। आप फिगर आउट करो, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, एक-एक किताब पढ़ रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा इसको भी स्टडी कर लीजिए। क्योंकि इसको स्टडी करेंगे तो आगे का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बच जाएगा। आपने बहुत घंटे पढ़ाई करी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तैयारी करके आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और फिर एक ऐसी सर्विस मिली जो आपको लगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप जब भी सर्विस भरें, ज़रूर देख लें कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है, ठीक है? फिर आपको एक फैक्टर और देखना पड़ेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप कितना वेटेज देते हैं। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को वेटेज देते हैं, तो उस तरीके से मैंने आपको जो-जो सर्विसेज़ बताई हैं, आप उसके हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपको लग रहा है कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और बाद में आपको लगे कि यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मैं उतना एब्ज़ॉर्ब फ़ील नहीं कर रहा हूँ सर्विस के अंदर या फिर आपको लगे कि नहीं-नहीं मुझे तो एडवेंचर चाहिए और फिर आप एक ऐसी सर्विस पिक कर लें, जहाँ पे आपको लगे कि इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ माय टाइम एंड आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माय सेल्फ और ऑन माय फैमिली। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आपको स्पेशलाइज़ेशन देखना है कि स्पेशलाइज़ेशन या फिर स्पेशलाइज़्ड रोल आपको पसंद है कि नहीं है, ठीक है? जैसे अ, अगर हम फॉरेन सर्विस की बात करें, काफ़ी स्पेशलाइज़्ड सर्विस है। हम ट्रेड सर्विस की बात करते हैं, काफ़ी स्पेशलाइज़्ड सर्विस है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की बात करते हैं, स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ है। तो देखिएगा स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर आप देखिएगा कि यूनिफ़ॉर्म सर्विस आपको कैसी लगती है, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सर्विस में मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको जो की फ़ील्ड में रहने का मौका मिलेगा, एडवेंचरस रहेगा, तो क्या आपको ये चीज़ें पसंद है या नहीं है? या फिर आप डेस्क जॉब काइंड ऑफ इंडिविजुअल है क्योंकि कुछ लोगों को डेस्क जॉब्स पसंद आती हैं, तो आप ये देखिएगा, ठीक है? फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको फ़ॉरेन कंट्री में रहना पसंद है या भारत में ही रहना पसंद है। ऐसा नहीं कि आईएफएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग इंडिया में नहीं होती है, लेकिन बाहर भी रह सकती है। तो अगर आपको इंडिया में ही रहना है, तो फिर उस तरीके से आप पोस्टिंग्स देख सकते हैं। तो आपकी जो प्रेफ़रेंस है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करनी है। किसी भी सर्विस को इस वजह से मत मत चूज़ करना बिकॉज़ इट इज़ ईज़ियर टू गेट। ठीक है, आप वर्क प्रोफाइल देखो, देखो आपको सूट करता है कि नहीं करता है। इंटरेस्ट देखो, जैसे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ऑडिट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप इस पे ध्यान देना चाहें, इसको भी देख सकते हैं। स्पेशलाइज़ेशन देखो, यूनिफ़ॉर्म सर्विस है कि नहीं है, फील्ड एडवेंचरस जॉब है कि नहीं है, डेस्क जॉब है या नहीं है। फ़ॉरेन कंट्री में पोस्टिंग होगी, इंडिया में होगी। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप ध्यान में रखकर जो सर्विसेज़ हैं, वो प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद ही कहीं न कहीं सर्विसेज़ को फ़िल करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि अब काफ़ी सारे लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा सर्विस प्रेफ़रेंसेस को लेकर जो एक आर्टिकल है, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो आर्टिकल है, उसे गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि एक बार आपको दोबारा से या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।